Good afternoon, students. Today we will continue with chapter number 6, that is life processes. कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस. इसके बारे में तुम्हें बेसिकली सबसे पहले जो चीज बताई गई थी यही डिस्कशन हुई थी कि कैसे एक क्राइटेरिया है, किस बेसिस के ऊपर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है या फिर वो अलाइव नहीं है. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कैसे हमें पता चलता है. सेकेंड चीज हमने बात की थी कि कौन सी लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी ऐसी कौन सी बॉडी के अंदर या कौन सी एक ऑर्गेनिज्म में ऐसी प्रोसेसेस हो रही है जो उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होती है. तो वो हमने बात की थी एक पर्सन की मेंटेनेंस के लिए बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि उसकी एक सर्वाइवल उसका इजी बनाते हैं, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करते हैं और किस तरह से वो उसको जीने में हेल्प करते हैं. तो वो चार प्रोसेसेस जो हमने कल डिस्कस की थी दैट वर न्यूट्रिशन जिसके थ्रू हम फूड एक्वायर करते हैं. सेकंड प्रोसेस वाज रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम. और थर्ड हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन जिससे एक बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर कोई चीज लेकर जानी है उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी. एंड लास्ट वी टॉक्ड अबाउट एक्सक्रीशन जिसमें हमने बोला था वेस्ट मटेरियल कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है. तो ये चार लाइफ प्रोसेसेस थी जिसको हमने डिस्कस किया था. आज इन्हीं चार लाइफ प्रोसेसेस के बेसिस के ऊपर या जनरल डिस्कशन के बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organisms like humans. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एक प्रोसेस डिफ्यूजन के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था. डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है. मतलब कहने का कि अकेले हम डिफ्यूजन की हेल्प से, ओनली डिफ्यूजन की हेल्प से हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बॉडी के अंदर नहीं लेकर जा सकते मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. उसके लिए कुछ अदर तरीके भी होने चाहिए. ऐसा क्यों होता है? तो ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई है. तो इसके लिए कल भी मैंने तुम्हें बताया था, आज फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं हमारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया था कि एक सिंगल सेल होता है जो कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. हमारा जो सेल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. और ये जो सेल है इसकी कुछ भी नीड है, इसको कुछ चाहिए, वो हाई का एक प्रोसेस जिसके थ्रू डिफ्यूजन जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में किसी चीज का ट्रांसफर होता है. तो हम सिंगल सेलर में तो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है इसलिए कोई भी चीज हम बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लेकर आ सकते हैं. लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. उनमें क्या होता है, एक सिंगल सेल नहीं होता. मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सारे सेल्स मिलकर फिर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. और हर ऑर्गन का अपना एक काम होता है. हर ऑर्गन का अपना एक काम होता है. जैसे कि हमारे हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, हमारे किडनीज का काम है एक्सक्रीशन करने में हेल्प करना, स्टमक का काम है डाइजेशन में हेल्प करना, मोर ओवर ब्रेन का काम है हमें सिग्नल सेंड करना, तभी हम कोई काम कर पाएंगे. तो हमारी जो बॉडी है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि हर किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं. इसी तरह लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स जो होते हैं हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. अब ये सारे ऑर्गन्स जो मैंने डिस्कस किए, किडनी लंग्स ये सारे जो हैं ये हमारी बॉडी के इंटरनल प्रेजेंट होते हैं. दे आर नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, स्पेशल कैविटीज के अंदर ये इनक्लोज हुए होते हैं. सो इसीलिए डायरेक्टली अगर हम चाहें कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो डायरेक्टली बाहर से अंदर नहीं आ जाएगी. हमारे नोज उसमें हेल्प करेगा, हमारे लंग्स तक पहुंचाएगा, लंग्स उसका इंटेक करेगा, देन बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी. तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हमारा कोई भी ऑर्गन नहीं होता है. दैट इज व्हाई डिफ्यूजन से हम अकेले ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई ऑक्सीजन diffusion is insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism as we are not in directly contact with the environment. And सारा ये एग्जांपल देकर तुम इसको एक्सप्लेन करोगे. So this is about the first question. Second question, what criteria do we use to decide whether something is alive? हम क्या criteria use करते हैं ये बताने के लिए कि कोई alive है या नहीं है. तो बताया था कल जब कोई हमारे रोड पे शाउट कर रहा है या कोई डॉग रन कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, उसकी मूवमेंट्स देख रहे हैं. तो मूवमेंट्स वॉकिंग मूवमेंट भी हो सकती है, उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट भी हो सकती है, उसकी रनिंग मूवमेंट भी हो सकती है, ही इज ईटिंग समथिंग तो वो भी एक मूवमेंट है. तो ये मूवमेंट्स के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है अलाइव है या फिर नहीं है.
बट इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी ऑर्गेनिज्म सो रहा होता है, तब वो हमें ऐसी चलने वाली मूवमेंट्स नहीं नजर आती, और कई मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमारे को नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती, लेकिन स्टिल वी डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अलाइव है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है। इट मींस दैट पर्सन और ऑर्गेनिज्म इज alive. So movements are the basic criteria to deciding that whether a person is alive or not. Third question is, what are outside raw materials used for by an organism? कौन कौन से outside raw material है जो एक organism को चाहिए होते हैं? तो फूड सबसे पहले आ जाएगा, फूड खाना हम खाते हैं। सेकेंड चीज ऑक्सीजन आ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत से रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म चिप्स खा रहा है, या कोई ऑर्गेनिज्म, अगर हम नॉर्मली बात करें कि फ्रूट्स ले रहे हैं, हम अदर वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। बट मोस्ट बेसिक चीजें जो हमें चाहिए, दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन। Last question, what processes would you consider essential for maintaining life? Life को maintain करने के लिए कौन सी processes होती हैं? तो कौन कौन सी हैं? हमारी nutrition, respiration, transportation and last excretion. But answer not finished here. यहाँ पे आंसर खत्म नहीं करोगे, तुम वन लाइन एक्सप्लेनेशन दोगे हर किसी के। न्यूट्रिशन क्या है? It is a process by which we get food from outside to the inside of the body, जिससे हम अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड हमारी है रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड सो दैट वी कैन ब्रेक डाउन द फूड और कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच हमारे फूड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द another body part. And last is the excretion. Excretion, it is a process by which waste material is getting out of the body through a special organ called as kidneys. So this is about the life processes जो कि एक maintenance के लिए चाहिए होती है। ये चार सारे questions तुम्हारी book में दिए गए हैं। You have to write down these questions in your notebooks and also you have to make notes of the topics we read. So नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम आज के लिए थोड़ी डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, दैट इज सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में तुम्हें पता तो चल ही गया है कि न्यूट्रिशन क्या होती है। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फूड की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए एनर्जी की डिमांड को पूरा कर रही हैं। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन की बेसिकली बात कर लेते हैं, चाहे हम बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, चाहे हम स्लीप कर रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, हमें दोनों कामों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत होगी। दोनों कामों के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सभी को पता है, फूड से। ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की फूड की रिक्वायरमेंट हमारी डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की फूड की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ऑर्गेनिज्म को जिस टाइप का फूड अवेलेबल है, वो जैसे हैबिटेट में रह रहा है, उसकी फूड डिमांड भी वैसी हो जाएगी और फूड एक्वायर करने का तरीका भी वैसा ही हो जाएगा। तो हम बेसिकली, हमें फूड चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिल सके। एनर्जी मिल सके तो फूड जो है, इसके अलावा फूड में तो हमारी बहुत सारी, खाने में तो हमें वेजिटेबल्स एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा अदर रॉ मटेरियल्स भी हमें चाहिए होते हैं। बहुत सारे अदर रॉ मटेरियल्स भी हमें चाहिए होते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी डेवलपमेंट हो सके। हमारी ग्रोथ के लिए वेदर प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स है, उसको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी फूड की डिमांड सिंपल होती है, वो सिंपल फूड होते हैं, खा लेते हैं, ठीक है, जैसा उनको मिल रहा है सिंपलेस्ट फूड वो होता है उनका, इजीली बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर ऑब्टेनिंग कॉम्प्लेक्स फूड। सारा का सारा फूड तुम लोगों को पता है हमारा कार्बन बेस्ड फूड होता है, लेकिन ये जो फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हमारा प्रेजेंट हो सकता है। तो कैसे इन फूड्स को हम ऑब्टेन करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरी करते हैं। दो टाइप के हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड अदर वन इज हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के बेसिस पर उनकी न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी होती है। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, दूसरे होते हैं हमारे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगी। हीटरोट्रॉप्स हैं तो हीटरोट्रॉपिक
हमारे ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉप, ऑटो मींस सेल्फ, खुद से कोई चीज करना। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, दे अपना खाना खुद बनाते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स आ जाते हैं। तुम्हें पता है प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। सेकेंड वन जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। whether they are saprophytes, whether they are parasites, or whether they are human beings, they depend on plants for their food requirement, their energy requirement। ठीक है, तो ये लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। प्लांट्स जो होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अपना सिंपल इनका फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, खुद से खा लेते हैं। लेकिन जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का इनटेक करते हैं। अब हम कभी भी खाना खाते हैं तो हमारा खाना एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर नहीं चले जाता, पहले सबसे पहले माउथ के अंदर उसकी च्यूइंग होती है, उसकी डाइजेशन होती है, देन उसका ब्रेक डाउन होकर कैसे वो अंदर पास ऑन होता है एंड फर्दर उसकी डाइजेशन होती है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सिंपल सब्सटेंसेस में इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, सो दैट वी कैन टेक फूड, हम इजीली फूड टेक कर सके, उसके लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है सिंपल सब्सटेंसेस में हमारे कन्वर्ट होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बायो कैटलिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं। उन बायो कैटलिस्ट को हम बोल देते हैं एंजाइम्स। कौन होते हैं वो, हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में हेल्प कर देते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, सो दैट हमारी ग्रोथ हो सके, हमें एनर्जी मिल सके, हमारी डेवलपमेंट हो सके, हमारी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। कोई भी इंसान खाने के बिना नहीं रह सकता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं रह सकता है, लेकिन उसको एट दी एंड फूड के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है ताकि उसकी बॉडी जो है उसका सर्वाइवल पॉसिबल कर सके, उसको मेंटेन रख सके और वो एक कोई भी इंसान जी सके। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े हमने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की। दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप की होती है। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, प्लांट्स जो होते हैं उनमें फूड एक स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर, शुगर की फॉर्म में प्लांट्स में फूड स्टोर होता है और उस शुगर का नाम है स्टार्च। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए तुम्हें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में फूड स्टोर होता है। इसी तरह एनिमल्स में ग्लाइकोजन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, दिस इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। एनिमल्स में फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। सो फॉर 1 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर बोथ दैट इन प्लांट्स फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल्स फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ glycogen. So this is basic introduction about autotropic and heterotropic nutrition, और we can say nutrition के बारे में। अब nutrition हमारी ये ऐसे नहीं मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया और फिनिश हो गई, इसके अलावा किस तरह से हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन की हेल्प किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड सेम विद द एनिमल्स के साथ हम बात करेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप तुम लोगों को सारा समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।